करीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक नेशनल बुक फाउंडेशन का उसको स्टार्ट करने आ रहे हैं। आज हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्स लॉ के बारे में हम कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मुराद है? ये लफ्ज है इलेक्ट्रो और ये लहदा है स्टैटिक। स्टैटिक कहते हैं किसी चीज का रुका हुआ और इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन से ये लफ्ज एक्चुअली निकला है, यानी चार्जेस, यानी चार्जेस जो कि रुके हुए हैं। यानी एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो स्टैटिक का मतलब होगा कि चार्जेस एट रेस्ट, यानी रेस्ट पर चार्जेस है। सो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि जो चार्जेस आपके स्टैटिक फॉर्म में होते हैं उनमें क्या क्या असम्पशंस होती हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके साथ अच्छा इंसाफ किया जाए। इस चैप्टर में कूलम्स लॉ का जिक्र आएगा। कैपेसिटर्स में भी स्टैटिक चार्जेस होते हैं, कूलम्स लॉ में भी स्टैटिक चार्जेस का जिक्र किया गया होता है। इस तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें गॉसेस लॉ हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें स्टैटिक चार्जेस के बारे में बताती हैं। तो ये चैप्टर स्टैटिक चार्जेस के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि चार्जेस रेस्ट पर हों, चार्जेस होते क्या चीज़ है और ये कैसे पैदा होते हैं। हाउ आर चार्जेस प्रोड्यूस्ड, चार्जेस कैसे पैदा होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे चार्जेस पैदा कैसे होते हैं भाई, और ये कहाँ है, हमने तो नहीं देखे कभी भी। तो स्टूडेंट, एक्चुअली चार्जेस जो है ये हमारे मैटर की एक प्रॉपर्टी है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम सब मैटर है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब मैटर है। और सारा मैटर आपका एटम से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है। बल्कि तमाम चीजें मॉलिक्यूल से बनी, और मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एटम से बने हुए छोटे छोटे एटम्स। दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, इनको नेकेड आइज के जरिए हम नहीं देख सकते। और अगर एक आप एटम को बड़ा करके दिखा दें तो उसके जो सेंटर है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके ऑर्बिट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं अपने शेल्स में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं उन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस पर किसी किस्म का नेगेटिव नहीं होता जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन की वजह से पूरे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि उसके ऑर्बिट्स में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। स्टूडेंट्स, ये चार्जेस कैसे पैदा होते हैं? ये चार्जेस तो उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है सारे के सारे, और वो मैटर के साथ अपने एनर्जी, जो उनके एनर्जी ऑर्बिट्स हैं उनमें वो बिल्कुल मौजूद होते हैं, वो तो उसको किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर ऐसा क्या होता है कि चार्जेस हमें जो है ना दौरे हाजिर में नजर आने शुरू हो जाते हैं। नजर तो नहीं आते, फील होते हैं, जिनको आगे हम अपनी थ्योरीज में, अपने कॉन्सेप्ट्स में लेकर आते हैं। वो कौन से चार्जेस हैं? स्टूडेंट, ये देखें, ये मेरे पास एक मार्कर है। मैं अगर इस मार्कर को किसी भी चीज से रब करूं और रब करके अच्छी खासी फ्रिक्शन दूं, और मैं जब इसको किसी भी छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उनके सामने लेकर आऊं, तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी अट्रैक्शन की रीजन क्या हुई? उसकी अट्रैक्शन की रीजन है कि इसमें चार्ज पैदा हो गया। आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं। तो भाई इसमें चार्ज कहां पैदा हुआ होगा? ये जब हम इसको फ्रिक्शन देंगे, फ्रिक्शन देने से, चूंकि आपको पता हर मैटर के जो आउटर पार्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से भरे हुए होते हैं, तो जब हम इस फ्रिक्शन देंगे तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन वहां से उस इलाके को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाता है, फर्ज करो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं,
तो फिर आमतौर पर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। फर्ज करो हम कोई भी ले लेते हैं, क्लोरीन का एटम ले लेते हैं 3517, जिसमें प्रोटॉन आपके 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। फर्ज करो मैं किसी तरीके से ये काम करने को तैयार हो जाऊं कि मैं क्लोरीन के किसी एटम को किसी से रब करूं। वैसे क्लोरीन का एक जो शेल होता है वो खाली भी होता है, एक शेल का एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस भी होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए, तो वो 8 अपने ऑर्बिट ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करेगा क्लोरीन को जब आप फ्रिक्शन देंगे तो कहीं बाहर से जिससे फ्रिक्शन दे रहे वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और क्लोरीन के अंदर शामिल हो जाएगा, और क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितने हो जाएंगे, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा होगी, तो जब ज्यादा हो जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो क्लोरीन पे इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बरक्स अगर हम सोडियम को देखते हैं 2311, अब इसमें कितने प्रोटॉन्स है स्टूडेंट्स, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हमारे पास, 11, न्यूट्रॉन 12 है। न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है हमें इस पे डिस्कशन करने के लिए। अब होगा क्या, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 2, दूसरे ऑर्बिट में होते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में 1 होता है। अब वो 1 है ना, उस पर डुप्लेट रूल लग रहा है ना ऑक्टेट रूल लग रहा है। वो क्या करेगा, जब आप सोडियम को किसी से फ्रिक्शन देंगे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक नियरली अनस्टेबल नहीं कहेंगे, यानी वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं ले सकता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को लूज कर देगा, और वो जिस जगह पे जाके शामिल होगा उसमें नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल में जाके गिरता है उस मटेरियल में चार्ज पैदा हो जाता है नेगेटिव का। लेकिन यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हो जाएंगे इसके 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की तादाद क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी, तो जिस वजह से क्लोरीन पर एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रिक्शन से किसी आउटसोर्स में कोई वर्क डन करने से हम किसी भी चीज में किसी भी मटेरियल में चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो चार्जेस हम यूज भी कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स कूलम। उन्होंने एक लॉ पेश किया था स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बारे में। पॉइंट चार्जेस अब के बारे में, ये हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में 2 चार्जेस मौजूद हैं। चार्ज को Q से जाहिर किया था। फर्ज करो ये Q1 है और ये Q2 है, 2 चार्जेस है। दे कुड बी पॉजिटिव, दे कुड बी नेगेटिव, दे कुड बी डिफरेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। दे कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। ये पॉइंट चार्जेस हमारे पास डिफरेंट मौजूद है। फर्ज करें ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल, प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये उधर चला जाएगा। वैसे फील्ड के हिसाब से ड्रॉ करें तो इसकी फील्ड डिफरेंट बनती है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ ये अट्रैक्ट और ये भी अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये चार्जेस जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, मैटर की होती है, ये याद रखें स्टूडेंट्स। इमेजिन करें कभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि वो चार्जेस की एग्जांपल नहीं, लेकिन सोचें छोटे छोटे 2 मैग्नेट हैं, जब हम उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर पोल्स डिफरेंट हो, तो अगर पोल सेम हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को, पोल सेम हो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट हो तो अट्रैक्ट करेंगे। सो आप अगर मैग्नेट को बड़ा कर दें और अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो आपको जुदा करना मुश्किल हो जाएगा उससे। आप और बड़े मैग्नेट कर दें, सो यू गोना फेस द सेम थिंग, या तो वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और जितने बड़े मैग्नेट होते जाएंगे उनकी रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि बिगर द मैग्नेटिक फील्ड मोर इज द रिपल्शन और अट्रैक्शन। यहां भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी ऐसा ही होता है। चार्जेस अगर स्मॉल फॉर्म में हो, कूलम्स इसकी यूनिट होती है, कूलम, इसी चार्ल्स कूलम के नाम पर इसकी कूलम रखी गई थी यूनिट। अगर कम कूलम में हो तो उनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत ही कम होगी, लेकिन चार्जेस अगर बड़े होते जाएं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन भी उनकी स्ट्रांग हो जाएगी।
समझ आ गई? और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है उसको F से जाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, दो चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन उन चार्जेस के जो उनकी वैल्यू है उसके एन मुताबिक होती है। तो एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई थी कि कूलम ने कहा था कि दो चार्जेस दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन होती है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितने जितने चार्जेस आपके बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। अगर दोनों का प्रोडक्ट 2 है तो फोर्स 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 4 हो गया, डबल हो गया, यानी 2 से 4 हो गया, तो उनकी फोर्स भी डबल हो जाएगी। अगर ये 10 गुना ज्यादा हो गए, यानी अगर इनके 2 कूलम थे, 2 कूलम स्क्वायर थे इनके आपस में प्रोडक्ट, तो इनकी फोर्स भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। सो जितना जितना आप इनका प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, याद रखें प्रोडक्ट, चार्ज को इंडिविजुअल नहीं, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी मैं एक जरा समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करो एक चार्ज हमारे पास है Q1, हमारे पास है 1, Q2 हमारे पास है 1, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 1, तो 1 कूलम स्क्वायर। तो अगर मैं इसके अंदर फोर्स 1 न्यूटन रखता हूं तो फर्ज करो इनका प्रोडक्ट अगर डबल हो जाए, डबल यूं हो जाए कि Q1 को 2 कर ले, Q2 को 1 ही रखें, तो इनका प्रोडक्ट 2 हो जाएगा, 2 1 2, तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। प्रोडक्ट को चेक करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट को हमने ये नहीं देखना कि इंडिविजुअल चार्ज कितना बड़ा है। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंडिविजुअल चार्ज, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ता जाएगा उसी रेशो से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी। जितना कम होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरी बात, ये उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना डिस्टेंस करीब रखेंगे फोर्स इसकी स्ट्रांग होगी। जाहिर बात है करीब करीब है भाई, उसकी फील्ड बहुत करीब हो गई है। आप जमीन के करीब आ जाए ना, जमीन ज्यादा जोर से खेलती है, आप चले जाए K2 से ऊपर चले जाए, 2,250 फुट है K2 या 8,611 मीटर में आती है, उससे ऊपर चले जाए तो थोड़ी सी अट्रैक्शन कम हो जाती है। लेकिन अगर आप और ऊपर चले जाएं, 8,000 से भी ऊपर चले जाएं, कोई 16,000 पे चले जाए तो अट्रैक्शन बीम से और कम हो जाएगी। तो जितना जितना आप दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम। इसी तरह चार्जेस जितना करीब होंगे अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, या रिपल्शन भी ज्यादा होगी। जितना दूर जाएंगे वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूर हो जाती है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फर्ज करें तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की, ये एक दूसरे, लेकिन जब ये दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। उस वीक होने से इनकी अट्रैक्शन रिपल्शन कमजोर हो जाएगी। सो स्टूडेंट, जितना जितना आपने डिस्टेंस को बढ़ाया फोर्स वीक हो गई, जितना जितना डिस्टेंस को कम किया फोर्स आपकी बढ़ गई, और ये स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह आपने डिस्टेंस का स्क्वायर लेना, मगर आप डिस्टेंस को लें, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स बढ़ती है, लेकिन रेशो अगर देखी जाए तो वो रेशो आपकी स्क्वायर के साथ जुड़ती है, जिसमें यहाँ प्रोडक्ट के साथ जुड़ती है, इंडिविजुअल चार्ज के साथ नहीं जुड़ती। सो यू नीड टू सी द प्रोडक्ट एंड यू नीड टू सी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं तो ये क्या होगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये आ गया Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगेगा। स्टूडेंट्स, आप तो फिजिक्स में माहिर हो गए, सब इतना पढ़ लिया, तो कांस्टेंट लगेगा, यहाँ कांस्टेंट लगता है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फोर्स आई के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल आई, ये हमारे पास फोर्स है। व्हाट इज दिस, ये के क्या चीज है स्टूडेंट? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है किसी चीज पर, जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है आपके पास दो चार्जेस के बीच में जो आपने मीडियम यूज किया उस पर। अगर तो मीडियम हमारे पास जो है वो वैक्यूम है, देयर इज नो मीडियम, तो इसकी वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन आपका किस में होगा, ये स्पेस में जब वैक्यूम होगा तो तब की ये वैल्यू है। ये
लेकिन अगर कोई और मीडियम यूज किया हो तो इसकी वैल्यू उस मीडियम पर डिपेंड होती है। तो जैसा जैसा मीडियम बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। एक्चुअली ये के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली द मीडियम, और ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की आमतौर पे वैल्यू, अगर स्पेस हो हमारे पास, स्पेस ये जिसको वैक्यूम कहेंगे, तो ये तकरीबन 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, देखेंगे कि हमारे पास क्या स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप 4 पाई की वैल्यू 3.14 है, एप्सिलॉन 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है। तो आपको ये सुन के खुशी होगी कि ये आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर तो स्टूडेंट्स ये मीडियम देखें, एक्चुअली अगर हम इन दोनों को गौर से देखें, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू होती है। एप्सिलॉन आपका मीडियम है, मीडियम जितना बड़ा होता जाएगा इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यानी एक्चुअली के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू जो है ना वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बाकी दो तो कांस्टेंट है हमारे पास। जितना एप्सिलॉन नॉट बढ़ता जाएगा के की वैल्यू क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना एप्सिलॉन नॉट कम होगा के की वैल्यू इंक्रीज होगी, और फाइनल जो इसकी वैल्यू होती है वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होती है, जिसमें के का आंसर आ जाता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम फार्मूले की तरफ। फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। F इज इक्वल टू के की जगह पर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन, दो चार्जेस हैं, अगर ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं, फर्ज करें ये कोई भी हो सकते हैं, माइनस बी प्लस बी, ये भी माइनस प्लस हो सकता है, इसका पॉइंट 1 है, इसका पॉइंट 2 है, तो या तो ये 1 से 2 होगी या 2 से 1 होगी, यही होगी, दो साइड पे लिया जा सकता है हमारे पास। या तो ये डिस्टेंस हमारा, इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ होगी या 2 से 1 की तरफ होगी, यानी फोर्सेस हमारे पास दो डिफरेंट ये हो सकती है। तो ये R2 से 1 भी हो सकता है डायरेक्शन, ये भी। लेकिन याद रखें R12 और R21 एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी -R21 आप कहेंगे, डायरेक्शन में ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, यानी एक उस साइड पर है और एक को अट्रैक्शन या रिपल्शन इस साइड पे हमारे पास इस चार्ज की वजह से मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पूरी की पूरी फोर्स आई है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। R21 के ऊपर हमारे पास क्या लग गया स्टूडेंट्स? एरो लग गया। इस बात को हम डिड्यूस कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। एक्शन आपका अगर इस तरफ हो रहा है तो रिएक्शन उस, यानी इस चार्ज की वजह से, यानी अगर ये चार्ज है Q1, ये Q2 है, एक्शन अगर ये चार्ज कर रहा है, रिएक्शन वहां से हो रहा है, एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के लिए, ठीक है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। इसकी डायरेक्शन यहाँ है तो उसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट, अगर फर्ज करो, जनरली इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर हमारे पास ये वैल्यू बहुत हाई हो जाए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं बता चुका हूं 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ आ गई हमारे पास, और इसकी कोई भी वैल्यू हो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो इसको जब इतनी बड़ी वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 बिलियन बन रही है, 9 बिलियन। जब 9 बिलियन को जितनी बड़ी भी वैल्यू हो, जितनी छोटी वैल्यू हो,
जब 9 बिलियन से मल्टीप्लाई होगी, इट्स गोना बी समथिंग, ये अच्छी खासी फोर्स बनेगी। सो जो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, उनमें उनकी जो फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, यानी वो बहुत पावरफुली एक दूसरे को खींचती है। हम ये कह सकते हैं कि इनकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती है, इनको स्ट्रांग फोर्सेस में शुमार किया जाता है। रीजन उसका कांस्टेंट कितना ज्यादा है, इसीलिए दो चार्जेस एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह भागते हुए जाते हैं और एक दूसरे से अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। अगर रिपेल हो तो दूसरी साइड पर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सारे का सारा ये था। लेकिन अगर हम इसी को न्यूटन के लॉ के साथ डिड्यूस, न्यूटन लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके साथ अगर हम इसका तकाबली जायजा लें तो न्यूटन का क्या लॉ था स्टूडेंट्स? न्यूटन का लॉ था कि जो दुनिया में जितने भी मैसेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, वहां रिपल्शन नहीं होती, वो उनकी फोर्सेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उन्होंने निकाला था F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर या r स्क्वायर, ये निकाला था। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल यही फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये k हमारे पास, यानी ये वाला है F इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, हमारे पास ये दोनों को कंपेयर करें, दोनों में r स्क्वायर, इधर चार्जेस है, इधर मैसेज है, इधर k कांस्टेंट है, इधर g कांस्टेंट है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन यहां अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है, लेकिन यहां सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है और इसकी अट्रैक्शन बहुत वीक है एज कंपेयर टू दिस। इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका कांस्टेंट ही 9 बिलियन आ रहा है। आप देखें, अगर तो ये हमारे पास वैक्यूम है, लेकिन इसका कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, व्हिच इज वेरी स्मॉल, 0.0000000000667 बहुत छोटा हो गया, यानी नियरली जीरो हो गया हमारे पास। ये जी का जो कांस्टेंट है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अगर हम इसको यहाँ कैलकुलेशन में डालते हैं तो ये जितनी बड़ी मर्जी हो जाए, लेकिन जब जी के साथ मल्टीप्लाई होगी ये बहुत वीक हो जाएगी क्योंकि जी खुद बहुत छोटा है हमारे पास। इसीलिए आपका फर्ज करो मेरा अगर मैस 80 kg है तो मेरा वजन कितना आएगा? 80 kg 800 न्यूटन ओनली, यानी इतना ज्यादा वेट नहीं है। वेट एक्चुअली इसी फोर्स को कहते हैं, मेरी और जमीन के बीच का अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हालांकि हम दोनों बहुत हैवी मैस है, मैं तो हुई हूं, जमीन बहुत हैवी मैस है। जमीन का मैस 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 24 kg है, व्हिच इज वेरी मच हाई। तो स्टूडेंट इनकी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, इसकी फोर्सेस वीक होती है हमारे पास। और दूसरा मैं बता दूं, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, जबकि इसमें सिर्फ क्या होती है हमारे पास अट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट्स अब हम ये पढ़ने जाएंगे कि अगर इनके बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम आ जाए तो इनकी फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशन रह जाता है चार्जेस का। जैसे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर था, अगर मैं इस K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर लगाऊं तो ये फोर्स का फार्मूला ये बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस ना हो, स्पेस यानी मींस आपका वैक्यूम ना हो, कुछ और चीज हो, जैसे कोई पत्थर हो जाए, कोई मीडियम कुछ और हो जाए जो इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेशन जिसमें वो हो जाए दो चार्जेस के बीच में, तो उस वक्त उन दोनों की फोर्सेस में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो क्या फार्मूला यही रहेगा? नेवर, पर ये फार्मूला नहीं रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये, और इसको कहते हैं पर मी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमारे पास होगा वैल्यू ये। लेकिन अगर मीडियम हो जाए तो फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं देगा, फिर एप्सिलॉन हमारे पास एक मीडियम का आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन कोई भी मीडियम वो आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप अगर फर्ज करें हमारे पास तो बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं,
हमारे पास एयर हो सकती है, हमारे पास स्टोन हो सकता है, हमारे पास पेपर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या हमें सारों की वैल्यूज याद करना होंगी? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा, जो एप्सिलॉन जो मीडियम का होता है ना, ये इक्वल होता है एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी एक्चुअली मीडियम का जो एप्सिलॉन है, जरा सुनिएगा गौर से बात, जो मीडियम का एप्सिलॉन नॉट है वो फ्री स्पेस के कितने टाइम्स है, ये टाइम्स बताएगा कितने टाइम्स है। यानी फर्ज करो आपकी क्लास में अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं फिजिक्स, एक बच्चे के मार्क्स आ गए 20, ए के ए नाम रख लेते हैं, बी के मार्क्स आ गए कुछ, मैं पूछता हूं भाई कितने हैं, सर ए का 2 टाइम्स आ गया, तो 2a कर लो, यानी 20 अगर उसके हैं तो उसके 40 हो जाएंगे, तो 2a भी कह सकते हैं इसको, जो 2 टाइम्स हो जाएगा एक्चुअली। तो मेरे को सी के कितने मार्क्स हैं, सर 4 टाइम्स आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा a का 4 टाइम्स क्या, a 20 थे तो 4 टाइम्स करें तो 80 हो जाएगा। सो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये एक्चुअली बताती है हमें कि इसके मुकाबले में कितने टाइम्स वैल्यू डालें तो ये मीडियम का जो है हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये हमने बताना है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्चुअली दिस इज द रेशियो बिटवीन द मटेरियल मीडियम, आई एम सॉरी, यस, मटेरियल मीडियम ऑफ एप्सिलॉन and permittivity of free space which is called epsilon naught, यानी इसकी वैल्यू तो डन है। फर्ज करो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17.70, ये आ जाती है, मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -12, ये आ जाती है। आगे वही यूनिट लिखने, कूलम स्क्वायर, इसको ना भूला करें। और इसकी वैल्यू ये, अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, em को e नॉट से डिवाइड करूंगा, 17.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -12, और ये हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -12, ये इससे कटा, ये 2 जार हो जाएगा, तो 2 यानी रिलेटिव परमिटिविटी 2 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो मीडियम हमने ये वाला लिया हुआ है वो एक्चुअली स्पेस के मीडियम के मुकाबले में 2 टाइम्स बड़ा है, 2 टाइम्स उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है हमारे पास। स्टूडेंट्स मैंने कुछ रिलेटिव परमिटिविटी आपके सामने लिखी हुई है, ये आप देखें एयर की जो है वो 1 दी है, यानी एक्चुअली अगर 2 चार्जेस के बीच में एयर होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्चुअली ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, अब पाई em, एप्सिलॉन em की जगह पर e नॉट भी लिख सकते हैं, e नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर है। तो स्टूडेंट 2 चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम अगर एयर हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगी, 1 को जब e नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा हमारे पास, यानी एक्चुअली यही फॉर्मूला आएगा। तो इसका मतलब है एयर हो तो वो नियरली इक्वल होता है किसके, हमारे पास जो वैक्यूम था उसी के इक्वल होगा। लेकिन अगर 2 चार्जेस के बीच में ड्राई कंक्रीट हो, बजरी, तो उसकी वैल्यू वो 5 या 8 टाइम्स ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 5 से 8 टाइम्स के बीच में। यानी आप यहां 5 लगा लें तो जब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को एप्सिलॉन नॉट से, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास है। अगर यहाँ 5 रख ले और इसकी वैल्यू ये डाल दे तो ये 5 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा। तो जो पूरा कांस्टेंट हमारे पास, आपको याद है k का कांस्टेंट जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी k जो था वो 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमारे पास आया था। इसकी वैल्यू 5 टाइम्स कम हो जाएगी और तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 5 टाइम्स हमारे पास लो हो जाएगी, यानी एक्चुअली ड्राई कंक्रीट की वैल्यू 5 होती है, लेकिन अगर 8 होती है तो 8 टाइम्स इसकी फोर्सेस कम हो जाएंगी। देखिए ना यहाँ 5 है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई, लेकिन पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास k को जब डिवाइड करना पड़ेगा 5 से तो ये 5 टाइम लेस हो जाएगा k, तो फोर्स भी 5 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, वो फोर्स जो हमारे वैक्यूम में थी।
बिल्कुल इसी तरीके से कंक्रीट 8 भी हो सकती है। मोइस्ट कंक्रीट जो आप गीली बजरी जो है उसकी 8 से 16 तक हो सकती है, 16 टाइम लेस। ग्रेनाइट की भी 5 to 7 हो सकती है। आइस की बहुत सारी वैल्यूज हैं, अगर ये एज अ मीडियम यूज हो जाए तो इतने इतने गुना ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ये भी हमें बताती है कि कितने गुना फोर्सेस कम हो जाएंगी और कितने गुना के की वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी टोटल परमिटिविटी का आंसर इतने गुना बढ़ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपने ये लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ समझा होगा बल्कि आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।